अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होना है जर्मिनेशन ऑफ सीड से। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है कि पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और उसकी डेवलपमेंट पढ़ी। अब सीड ने जर्मिनेट होना है, यानी कि उसने ग्रो करना स्टार्ट करना है और उससे आगे जो प्लांट डेवलप होना है वो प्रोसेस अब यहाँ पे होगा। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स दे मस्ट अराइव एट अ सुइटेबल लोकेशन एंड बी देयर एट अ टाइम ऑफ फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। सीड को जर्मिनेट होने के लिए ये लाजमी है कि जो सीड है वो अपनी सूटेबल लोकेशन, जो माहौल उसके लिए ठीक है, वो वहाँ पे पहुँचे, और लाजमी है कि वो जिस जगह पे पहुँचा है वहाँ पे फेवरेबल टाइम हो उसकी ग्रोथ के लिए। मतलब वहाँ पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, वो तमाम उसको मिल रही हो। सीड जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सीड एम्ब्रियो डिवेल्प इनटू अ सीडलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड एम्ब्रियो यानी कि सीड के दरमियान में जो हमने पहले देखे आए थे, ये जो है वो सीडलिंग यानी कि वो बढ़ना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सॉक्स ऑफ वाटर विच काजेज इट टू स्वेल स्प्लिटिंग द सीड कोट। जर्मिनेशन के दौरान जो एम्ब्रियो है वो ज़मीन से वाटर को सॉक्स करना, चूसना शुरू कर देता है, जज़ब हो जाता है पानी, जिसकी वजह से जो उसका है सीड वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उसका जो सीड कोट है वो स्प्लिटिंग, वो टूट जाता है। रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्राम द रेडिकल प्रेजेंट इन सीड। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो रूट डिवेल्प होती है। अब देखें, कॉमन सेंस की बात है, जब रूट डिवेल्प होगी वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेना हासिल करेगी, शुरू करेगी, देन ही आगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखें यहाँ पे रेडिकल से फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रूट का होगा। रेडिकल हमारे पास कहाँ पे है, ये देखें, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा था, यहाँ पे रेडिकल से यहाँ से जो उसकी रूट बनना शुरू हो जाएगी, और ये जो प्लूम्यूल है इससे उसकी शूट बनना शुरू हो जाएगी। रेडिकल से जब वो वाटर सोक करके जो है सीड इस तक वो पहुँच जाएगा, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से रूट डिवेल्प होकर ज़मीन के अंदर वो फैलना शुरू हो जाएगी, मज़ीद अपने न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सीड ग्रो करना शुरू करेगा, ये सीडलिंग बन गया है दरमियान में, यानी कि हम छोटा सा प्लांट हम जिसको कहते हैं कि बनना शुरू होने लगा है, ठीक है, तो वो प्लूम्यूल से ऊपर को उसकी जो शूट्स हैं, जो ब्रांचेज और शाखें बनी हैं, वो डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगी। इट ग्रोज रैपिडली एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ये देखें, वही बात आ गई, ये यानी कि जल्दी से ग्रो करेगी, जो रूट्स होगी वो ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब करेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स उसको साल्ट्स चाहिए जितने भी, वो सारे उससे अब्जॉर्ब करेगी, और जो उसको फूड वगैरह चाहिए। इन द नेक्स्ट फेज प्लूम्यूल डिवेल्प्स इनटू टेनी शूट विच इलोंगेट एंड कम आउट ऑफ द सॉयल। इससे दूसरे प्रोसेस में नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि जो प्लूम्यूल अभी हम देख के हैं डायग्राम में, वो डिवेल्प होगी टेनी शूट्स, यानी कि छोटी सी ब्रांचेज उससे बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि इलोंगेट होकर बढ़ के कम आउट ऑफ द सॉयल, ज़मीन से बाहर निकल आएगी। अब ये जो शाखें ज़मीन से बाहर निकलती हैं, इसकी बिना पर इसको दो टाइप्स की जर्मिनेशन में डिवाइड किया है। एक देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एपीजियल जर्मिनेशन, और नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो यानी कि रूट डिवेल्प हुई है, उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था हाइपोकोटाइल, ठीक है, ये जो था हाइपोकोटाइल इलोंगेट होके जो कोटिलीडन होगा उसको अबव द ग्राउंड, ज़मीन से जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से वो लगा हुआ है वो उसको ज़मीन से ऊपर ले आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो दूसरी हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें कोटिलेडन जो है वो स्टे अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, और जो हाइपोकोटाइल है वो उसको उसके ज़मीन के अंदर ही रखेगा। फ़र्क इनमें ये आ गया है। On the basis of the elongation of hypocotyle and epicotyle, there are two types of germination. In apical germination, the hypocotyle elongates and forms a hook. यानी कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ और उसने एक हुक बना दी। पुलिंग द कोटिलीडन्स अबव ग्राउंड, वो कोटिलीडन को ग्राउंड से ऊपर अबव ले आया। बीन्स, कॉटन एंड पेपाया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीड दैट जर्मिनेट इन दिस वे। ये तीन एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये इनके जो सीड्स हैं इन प्लांट्स के, वो एपीजियल जर्मिनेशन की मदद से जर्मिनेट होते हैं। In hypogeal germination, the epicotyle elongates and form the hook. In this type of germination, the cotyledons stay underground
पी मेज एंड कोकोनट जर्मिनेट इन दिस वे। इसमें देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल हो गए। इसमें हमारे पास आएगा पी मेज और जो कोकोनट है वो इस प्रोसेस से ग्रो करेगा। ये जो डायग्राम है देखें, एपीजियल ये वाली हो जाएगी और हाइपोजियल ये वाली हो जाएगी, हम ये दोनों देख सकते हैं। मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो ग्रोथ। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है कि ऐसा पीरियड, अब देखें सीड्स जो हैं अब उनके ऊपर सख्त जो है वो सीड कोट भी मौजूद है। अब सीड कोट मौजूद होने की वजह से अब जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। अब देखें जब वो ग्रो नहीं कर रहे तो ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं तो हो सकता है कि वो ख़राब हो जाएं, गल सड़ जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक पीरियड जो है डोरमेंसी का, ठीक है, सीड इस पीरियड में चले जाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सेव रख सकें। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मतलब टेम्परेचर उनके मुताबिक नहीं है, उनके ग्रो करने के मुताबिक जो वाटर है वो उनको पूरी अमाउंट में नहीं मिल रहा, एम्ब्रियो को जो ऑक्सीजन सॉक करनी है ज़मीन से सांस लेने के लिए उसको भी वो प्रोसेस पूरा नहीं मिल रहा, तो उसलिए उस टाइम वो डोरमेंसी के पीरियड में चले जाएंगे। Most seeds go through a period during which there is no growth. This period is called the dormancy of the seed. ये important definition ये पेपर में आती है। Dormant seeds are ripe seed but do not germinate. जो dormant seed है वो seed के बिल्कुल पका हुआ होता है लेकिन do not germinate, वो germinate नहीं होता। Under favorable condition, जैसे ही seed को दोबारा अपना फेवरेबल माहौल मिलेगा, द सीड्स ब्रेक डोरमेंसी, सीड जो है वो अपना डोरमेंसी का पीरियड ब्रेक करेगा, उसको तोड़ देगा एंड बिगन टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये वाली दो डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आती हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। साथ में हमें ये डायग्राम भी आनी चाहिए और साथ में ये डोरमेंसी की डेफिनेशन है ये भी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए हेल्पफुल हैं, या वाटर, टेम्परेचर और जो ऑक्सीजन है वो कितने अमाउंट में होनी चाहिए, कितनी कितनी होनी चाहिए, वो अब हम देखेंगे। अभी देखें ऊपर हम बात करते आ रहे थे कि जर्मिनेट होने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। अब कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसका फेवरेबल कंडीशन डिसाइड करेंगी, तो वो ये हमारे पास तीन है, वाटर है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि सीड की जो जर्मिनेशन होनी है वो डिपेंड होगी बोथ फैक्टर्स पे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। द इंटरनल कंडीशंस इंक्लूड अ लाइव एम्ब्रियो, यानी कि जो इंटरनल कंडीशन है वो लाजमी है कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो लाइव हो, जिंदा हो, एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज, जो उसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है वो खुराक उसको मुहैया करने के लिए काफ़ी हो, जो कि एम्ब्रियो ने उसको कंज्यूम करके आगे डिवेल्प होना है। अब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इंटरनल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो हमारे पास ये दो हैं, अ लाइव एम्ब्रियो नंबर 1 और नंबर 2 सफिशिएंट फूड स्टोरेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन इंक्लूड, अब ये एक्सटर्नल कंडीशन है, आपने याद रखना है, अगर इंटरनल पूछेंगे तो हम ये लिखेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे तो फिर हम ये लिखेंगे। उसमें देखें वाटर है, ऑक्सीजन एंड फेवरेबल टेम्परेचर है। वाटर का है जो मॉइस्चर, seeds of most plant have low water contents and germination cannot occur until seed coat or other tissues have imbibed water। imbibed का मतलब है टेक इन, यानी कि पानी अंदर लेके जाना, जज़ब करना। मोस्टली जो प्लांट्स की सीड हैं उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता और वो जर्मिनेट नहीं होते तब तक जब तक कि उनके जो टिश्यूज़ हैं वो पानी को सॉक करके अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक वो जज़ब नहीं कर लेते पानी को। द अब्जॉर्ब वाटर इज़ यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ द स्टोर्ड फूड एंड इट आल्सो हेल्प्स द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अब जो पानी अब्जॉर्ब्ड हुआ है, जज्ब हुआ है, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा ताकि जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रही है वो उस फूड को इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ इसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो के सेल्स ने ग्रो करना है और लाजमी है, उन्होंने सांस भी लेना है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना भी लाजमी है। टेम्परेचर, सीड डिफर ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन, यानी कि मुख्तलिफ तरह के सीड्स के लिए मुख्तलिफ जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर
अब ऑप्टिमम टेम्परेचर का अगर आपको याद हो तो हम पिछली 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होगा जिसमें एक चीज़ जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने इंजाइम के अंदर पढ़ा था ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें भी ऐसे ही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर जिस पे एक सीड जो है वो बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एमसीक्यूज में हमसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो हम ये 25 से 30 को पिक कर लेंगे। Germination of seed of many plant is also favored by light. In other germinations is retarded by light. अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि लाइट पड़ने की वजह से उनकी जो जर्मिनेशन है वो रुक भी जाती है। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लिखा तो उल्टा हुआ है, आपकी बुक में भी आई थिंक उल्टा ही होगा, इसको आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, यानी कि ओव्यूल और ओवरी आगे नेक्स्ट उसका फ्यूचर क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओव्यूल डिवेल्प इनटू सीड, एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वाइल ओवरी वाल डिवेल्प इनटू फ्रूट, जो ओव्यूल है वो डिवेल्प हो जाएगा सीड में और जो ओवरी वाल है वो डिवेल्प हो जाएगी फ्रूट में। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें आपने कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद करेंगे, उसमें ये डायग्राम हम बना लेंगे और ये जो 2 डेफिनेशनें इसमें आई हैं ये हम इनको लाजमी याद करेंगे। आज का लेक्चर हमारा बेटा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।